सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी से पाठ 9 मेघ बजे फूल कदम लेकर उपस्थित हूँ। और ये कविता जो है वो नागार्जुन ने लिखी है। प्रस्तुत कविताओं में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण एवं सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण किया है। तो आइए इसका पहले अर्थ देखते हैं। मेघ बजे, मेघ कहते हैं बादलों को। मेघ बजे, मेघ बजे अर्थात बादलों में आवाज़ हुई। धिन धिन धा धमक धमक, कैसी आवाज़ हुई? धिन धिन धा धमक धमक। मेघ बजे, मेघ कैसे बजे? धिन धिन धा धमक धमक की आवाज़ करके मेघ बजने लगे। दामिनी यह गई दमक, मेघ बजे। दामिनी यह गई दमक, मेघ बजे। यानी दामिनी कहते हैं बिजली को। बिजली देखो ये चमकी यानी दमकी और मेघ बजे। दादुर का कंठ खुला, दादुर कहते हैं मेढक, कंठ गला। दादुर का कंठ खुला अर्थात मेढक बोलने लगे, मेघ बजे। धरती का हृदय धुला, मेघ बजे। यानी धरती का धुला, हृदय धुला से तात्पर्य है कि धूल रहित हो गई धरती। धरती पर जो भी धूल थी वो बरसात में धुल गई, अर्थात धरती का हृदय धुला, मेघ बजे। पंख बना हरिचंदन, पंख कहते हैं कीचड़ को, और हरिचंदन केसर का चंदन। तो पंख जो था कीचड़ था, जब पानी बरसा तो धूल कीचड़ बन गई और उसे कवि ने क्या बताया? गीली मिट्टी को हरिचंदन बताया है। पंख बना हरिचंदन, मेघ बजे। हल्का अभिनंदन है, मेघ बजे धिन धिन धा। हल्का जब पानी बरसता है तभी तो किसान खेत में हल जोतता है, तो कवि जो है वो हल्का अभिनंदन कर रहा है, मेघ बजे धिन 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 धा मेघ बजे। तो इस तरह से ये आपका यहाँ तक पूरा हो गया। अगला है फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम्ब, कदम्ब के फूल जो हैं वो फूल गए हैं। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब। हर टहनी टहनी यानी डाली डाली में, कंदुक गेंद को कहते हैं, सम माने समान, झूले माने झूले, कदम्ब। कदम्ब के ऊपर गेंद के समान फूल जो हैं वो खिलने लगे, झूमने लगे। फूले कदम्ब, कदम्ब फूल गए। सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता। यानी सावन बीत गया है फिर भी बादल का कोप नहीं रीता, अर्थात बादल का बरसना बंद नहीं हुआ है, उसकी गड़गड़ाहट को कोप कहा गया है। पानी अभी भी लगातार बरस रहा है। जाने कब से वो बरस रहा, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक तरस रहा। यानी वो कब से बरस रहा है और ललचाई आँखों से, वो जो है किसके लिए कहा गया है? ललचाई से आँखों से आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो यहाँ पर चातक के लिए कहा गया है कि बादल लगातार बरस रहा है फिर भी चातक तरस रहा है, क्योंकि चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र के आने पर ही पानी पीता है, इसके पहले वो पानी ग्रहण नहीं करता। तो जल न ग्रहण करने के कारण चातक के लिए कहा है कि जाने कब से तू तरस रहा। मन कहता है छूले कदम, कि मेरा मन कहता है ये फूले हुए जो कदम हैं इनको छू लूँ। फूले कदम, फूले कदम। तो इस प्रकार से ये आपका कविता का भावार्थ पूरा हुआ। और इसके बाद में आपके शब्दार्थ हैं। तो ये शब्दार्थ जो है इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिए और इनको याद करिए, तो कविता को समझने में आपको आसानी रहेगी। अब आगे है संदर्भ और प्रसंग। इसमें हम आपको बताएंगे कि संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाता है। अब जैसे इस कविता को 2 भागों में बांटा है कवि ने, तो पहला जो है पहले भाग को देखते तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है? धिन धिन धा, धिन धिन धा तक। ये इसका अर्थ एक बार में, और अगले का अर्थ जो दूसरा कदम्ब वाला है वो दूसरे में, अगली बार में। तो धिन धिन और डैश डैश धिन धिन धा, ये यहाँ तक इसका अर्थ है। अब इसमें संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे
फूले कदम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र हैं। मिश्र नागार्जुन है, ये नागार्जुन उनका उपनाम है। तो आपको कोई भी पदवांश लिखना हो तो आपको इसी तरह से लिखना है कि किस पाठ्य पुस्तक का है, किस पाठ का है, और उस पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम, और ये सब लिखना पड़ेगा। और उसके रचयिता कौन है, ये संदर्भ के अंतर्गत आता है। उसके बारे में भूमिका जानकारी देना। अब प्रसंग में होता है कि कविता के बारे में क्या कहा गया, कविता किस विषय पर, किस भाव पर आधारित है, किस प्रसंग पर आधारित है, तो वो प्रसंग के अंतर्गत आए। तो अब ये प्रस्तुत कविता जो आपकी है, वो प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ से उत्पन्न ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। कहा है ना कि मेघ बजे, मेघ बजे, तो ये मेघ बजे पर ये जो बादलों की गर्जना होती है उससे उत्पन्न ध्वनि का सजीव चित्रण किया है, इस पर आधारित है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। और अगला जो भाग है उसमें आपको किस तरह से लिखना है, उसमें आपको संदर्भ पूर्वक ही रखना है, क्योंकि उसमें वही पाठ्यपुस्तक का नाम भी वही है, पाठ का नाम भी वही है, और लेखक का भी, कवि का भी नाम वही है। तो आपको यही सब लिखना है। और प्रसंग में आपको बदल देना है। अब प्रसंग में आप कैसे बदलेंगे, जैसे पहले तो जो था वो मेघ पर आधारित था, और दूसरा जो है आपका, इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके बारे में बताया, सर्वत्र फैली हुई हरियाली और फूले हुए कदम्ब का सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर हरियाली शब्द छूट गया, इसे आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सर्वत्र फैली हुई हरियाली और फूले हुए कदम्ब का सजीव चित्रण किया है। तो अगला देखिए प्रश्न अभ्यास में पहला कुछ करने को के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न है, चित्र देखिए और बताइए वर्षा ऋतु में गांव में रहने वाले लोगों के समक्ष क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका निदान क्या है, और उनके निदान के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। इसका उत्तर है कि वर्षा के दिनों में गांव के लोगों को कई समस्याएं होती हैं, जैसे सड़कें कच्ची होने के कारण चारों ओर पानी भर जाता है, जिससे आने जाने की समस्या होती है, और इसके साथ ही ईंधन की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि जो भी ईंधन होता है वो वर्षा ऋतु में भीग जाता है, तो इसलिए इसकी समस्या होती है। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि सड़कें पक्की हों तथा नालियाँ भी गहरी और पक्की होनी चाहिए, जिससे आने जाने में आसानी हो और कीचड़ से छुटकारा मिले। ईंधन के लिए एलपीजी का प्रयोग हो। तो ये आपका उत्तर था इसका। अगला देखिए दूसरा है, आपने कविता में पढ़ा कि ये जो है बोल दिए हैं कि आपने कविता में पढ़ा कि धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, तो ये तबले का एक बोल है ना। और इस तरह से अन्य वाद्य यंत्रों के भी बोल होते हैं, तो पता लगाएं। तो पहला है ढोल, ढोल का बोल होता है ढम ढम, ढोल बजाने पर उसकी आवाज़ ढम ढम आती है। और अगला है आपका सितार, तो सितार बजाने में कैसी आवाज़ आती है, टिंग टिंग की। और अगला है हारमोनियम, तो हारमोनियम के बोल कौन से होते हैं, सारे गामा, और बांसुरी के प्यूं प्यूं। तो ये इसके बोल हो गए। तो इस तरह से आपके कुछ करने के अंतर्गत दोनों प्रश्न गए। अब अगला देखिए कविता से। अब इसमें कविता से शीर्षक के अंतर्गत भी आपको प्रश्न ही इसमें दिए हैं, तो ये प्रश्न जो है आपको करने हैं, उत्तर इसके लिखने हैं। पहला है धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। तो धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से आशय है, धरती का हृदय धुला से आशय धरती का धूल रहित हो जाना, और दादुर का कंठ खुला से आशय मेढक का बोलना है। और अगला प्रश्न है, खा में जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति में तू जो है वो चातक के लिए प्रयुक्त हुआ है, चातक केवल स्वाति नक्षत्र से ही जल पीता है। और गा में है, कदम के फूल
कदम के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की गई है? तो कदम के फूल गेंद जैसे आकार के होते हैं, इसीलिए कवि ने फूलों की तुलना गेंद से की है। कंदुक गेंद को कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके का खा गा 3 प्रश्न से थे। तो 3 अगला देखिए भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांट कर लिखिए। इसमें तुकांत जो है वो लिखने एक एक दिया है और अगला आपको एक एक लिखना है, और वो भी कविता के अंतर्गत, अलग से नहीं। तो पहला है आपका खुला, खुला का होगा धुला, हरिचंदन अभिनंदन, दमक चमक, रीता बीता, बरस तरस और झूले का फूले। तुकांत शब्द वो होते हैं जिनमें एक जैसी आवाज़, जैसे धुला ला आया तो इसमें भी ला है। अब यहाँ पर खुला का खुले तुकांत नहीं होगा। हरिचंदन तो हरिचंदन का अभिनंदन, इसमें ना आया अंत में, तो इसी तरह से अब हरिचंदन की जगह अगर कोई दूसरा शब्द होगा तो वो उपयुक्त नहीं होगा। अब दमक, दमक का चमक। अब दमके या चमके, ये अब यहाँ पर दमके होगा तो यहाँ पर चमके होगा, और यहाँ पर दमक है तो यहाँ पर चमक हो आएगा, चमके गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से ये ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके तुकांत शब्द पूरे हुए। और अगला है आपका कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो ये अभी आपने पढ़ा है पीछे, ये पुस्तक से ही लिया गया है, ये पंक्ति उसी से ली गई है। और इसमें है नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शब्द अरबी भाषा का है जिसमें ना उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो आगे लगाए जाते हैं, किसी शब्द के आगे जब लगाए जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो इसमें ना उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है, ये अरबी भाषा का उपसर्ग है। तो ना उपसर्ग रहित, ना उपसर्ग जो रहित है किसके अर्थ में प्रयोग होता है? नहीं के अर्थ में। अब इसी समझ के और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ, इसमें लिखने हैं। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो इसमें 4 शब्द जो हैं वो मैंने लिखे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और ये नीचे आपका दिया है, इसे भी जाने। तो भारतीय भाषा के अनुसार हिंदी महीने और ऋतु लिखे हैं, तो इन्हें भी आपको याद करना है।